अभी जब मैं आपके संघर्ष की दास्तां सुन रहा था तो मुझे यूं लग रहा था कि सुनते जाएं सुनते जाएं सुनते जाएं। ऐसे सोच के 25 बीघा जमीन थी हमारी, उसको उन्होंने बेच दिया। दोस्तों ने खर्चा उठाया और तब जाकर के रात और दिन एक कर दिया, माथे का पसीना सूखने नहीं दिया। उस शख्स को हथेलियों के पसीने ने एसएसबी के इंटरव्यू से बाहर कर दिया। अब उनको ऐसे कैसे बोले कि उसका रिजल्ट आ गया, इसलिए आपसे बात वो जानते तो थे क्या ये आईएएस क्या होता है, 7वीं रैंक का क्या इंपॉर्टेंस है। उनको सच में ये है कि उनको ये नहीं पता कि आईएएस क्या है। उस किसान को पता ही नहीं कि मेरे घर में वो कोहिनूर है जो इंडिया में 7th पोजीशन पे है। ऊपर वाला भी कमाल का है। प्रिंस में एडमिशन लिया तो मेरे को पहली बार पता चला कि आईआईटी नाम की चीज है कुछ। पीयूष सर 11 बजे तक ड्यूटी पे रहते हैं, ये मेरे को पता है। और उस दिन 11 बजे तक संस्था का चेयरमैन ड्यूटी पे रहता है। हाँ, उस संस्था के बच्चे आगे कैसे नहीं बढ़े, कैसे नहीं। तो बचपन में दूध का हिसाब जोड़ने वाले सोमराज जी अब देश की बिजली का हिसाब जोड़ेंगे। सबसे पहले जब गांव से निकलते हैं, सबसे बड़ी समस्या वही है कि गांव से निकल पाए। यदि किसी का खून पसीना बन रहा है और आप किसी ऐसे ही मस्ती में बहा रहे हो तो मत आइए। यदि उसको वापस पाने के लिए वो झड़प कर रहा है तो वो एडिक्टेड है। सेवा करने के लिए आपको जनता के पास जाना पड़ेगा। यदि जनता आपके पास आ रही है तो वो जनता की मुसीबत है। दूसरा मेरा ये मानना है कि इस इंटरव्यू को देख के यदि कोई एक भी बच्चा कुछ बनने की ठानता है तो मैं ये मानता हूं कि मेरी जिंदगी सफल हो चुकी है। नमस्कार, प्रिंस एजुकेशन हब सीकर से मैं ओंकार मुंड। कहते हैं कि दृढ़ विश्वास, पक्का इरादा और दिलों को जीतने वाली मोहब्बत जिहाद जिंदगानी में ये है मर्दों की शमशीर है। बहुत बार गांव की गोधूली से निकले हुए ऐसे नायाब हीरे जो दृढ़ विश्वास, पक्के इरादे और दिलों को जीतने वाली मोहब्बत के सहारे राष्ट्रीय फलक पर छा जाते हैं। मेरे साथ प्रिंस स्टूडियो में बीकानेर की बज्जू तहसील के फुलासर गांव के सोमराज जी विश्नोई मौजूद हैं। हाल ही में आईईएस इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का जब रिजल्ट आया तो आपकी पूरे भारत भर में 7th रैंक थी, 7वीं रैंक थी। तो सबसे पहले तो सोमराज जी आपको 7th रैंक की बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं। धन्यवाद साहब। मैं अक्सर एक चीज कहता हूं कि प्रतिभाएं तो गांवों में पैदा होती हैं, शहरों में तो सिर्फ उनकी मंडियां लगती हैं। और सोमराज जी आप इस बात के बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं, बहुत बड़े साक्ष्य हैं। छोटा सा गांव, जिस गांव में सर्विस के नाम पर या कुछ चुने हुए टीचर मिलेंगे या फिर कुछ डिफेंस पर्सोनल मिलेंगे, आर्मी में सेवाएं देने वाले नौजवान मिलेंगे, लेकिन उस गांव से जब कोई बड़ा ऑफिसर बनकर के निकलता है तो आसपास के सैकड़ों गांवों के युवाओं के लिए वो शख्स आदर्श बन जाता है, प्रेरणा स्रोत बन जाता है। और वो शख्स तो बड़ा प्रेरणा स्रोत बन जाता है जो बिल्कुल विपरीत हालातों से निकला हो। ऐसा कहते हैं कि बाधाएं कब बांध सकी हैं आगे बढ़ने वालों को, और विपदाएं कब रोक सकी हैं मरकर जीने वालों को। आपके पिता ने आपको पढ़ाने के लिए अपनी जमीन बेची, दादा ने किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन उठाया, छोटे भाई ने दिल्ली तैयारी करने का खर्चा उठाया अपनी फौज की नौकरी से, और दोस्तों ने खर्चा उठाया, और तब जाकर के हमारा सोमराज अखिल भारतीय स्तर पर 7th रैंक ला पाया। तो सोमराज जी बिल्कुल छोटा सा गांव आपका है जी, जहां लोग इतनी बड़ी सर्विस के बारे में सोचते भी नहीं हैं जी। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में हाल ही में अभी आपकी 7th रैंक आई है, जो अपने आप में एक बड़ी रैंक है, बड़ा रिजल्ट है। तो सबसे पहले आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, सबसे पहले जब गांव से निकलते हैं, सबसे बड़ी समस्या वही है कि गांव से निकल पाना। जी, जब गांव में पूरे सब लोग एग्रीकल्चर कर रहे हो, वहाँ की आजीविका से अपना जीवन यापन कर रहे हो जी, और जब आपके मन में एक स्पार्क आए कि हमें किसी दूसरे लेवल पर जाना है, इस खेती बाड़ी वाला तो सब लोग करते रहेंगे, हम लोगों को पढ़ाई करनी जी। और मैं मानता हूं कि किसी राष्ट्र को शक्तिशाली बनने के लिए वहाँ के नौजवानों को, वहाँ के युवाओं का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है जी। जिस दिन ये भारत 100% साक्षरता गेन कर लेगा, उस दिन ये भारत सुपर पावर बनेगा, मेरा ये मानना है जी। और इसी मानने के साथ मेरा दूसरा जो वहाँ से 10वीं क्लास के बाद मेरा जो इंटरेस्ट था वो मेरा साइंस की ओर था जी। और साइंस की स्कूल गांव में मेरे नहीं है। मैंने 8वीं तक की कक्षा एकदम
राजस्थान गवर्नमेंट के सरकारी स्कूलों में की है जी। उसके बाद 9वीं 10वीं क्लास एक छोटा सा प्राइवेट इंस्टीट्यूट था जो उसी टाइम खुला था, और मैं सही बताऊं तो वो एक छप्पर में चलता था। क्या बात है। छप्पर में चलने वाले स्कूल से लेकर के मैंने पहला स्टेप जो रखा था, मैं एक नागौर के किसी इंस्टीट्यूट में गया और वहाँ के बाद 12th में मैंने पीसीपी में प्रिंस में एडमिशन लिया। जी। प्रिंस में एडमिशन लिया तो मेरे को पहली बार पता चला कि आईआईटी नाम की चीज़ है कुछ। मैंने नॉन फाउंडेशन का स्टूडेंट था, मेरे को नहीं पता था कि आईआईटी क्या होती है, एनआईटी क्या होती है, इसका क्या एंट्रेंस एग्जाम है, किसके थ्रू में जाते हैं। जी। वो मेरा पहला स्टेज था जो इस सीढ़ी तक पहुंचने में, वो मेरा पहला स्टेप था। जी। उस स्टेप को जब मैंने रखा 12th के बाद मैं प्रिंस में आया था। 12th के बाद मैं पीसीपी में आया। 12th आपने प्रिंस स्कूल से किया और उसके बाद में आपने पीसीपी जो प्रिंस का कोचिंग वेंचर है नीट और जेईई के लिए, उसमें एडमिशन लिया। उसमें लिया और उसमें टारगेट में मैंने 2013-14 में एनआईटी उत्तराखंड में मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ। जी। और इस जर्नी के दौरान यहाँ तक भी मैं प्रॉब्लम, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो फेस करने लग चुका था। जी। क्योंकि मेरे से छोटा भाई था, वो भी, उसने भी प्रिंस में एडमिशन ले चुका था। जी। और मेरे 2 छोटे भाई बहन थे, उनका भी खर्चा बन रहा था। और मेरे पापा जी एकदम पैसे से किसान है, उन्होंने 8वीं तक की लगभग पढ़ाई की है। मेरी मम्मी ने कभी स्कूल नहीं गई है, लेकिन मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि वो अनपढ़ है। वो अनपढ़ होती तो आज हम यहाँ नहीं होते। जी। और वो उन्होंने घर में काम किया, दिन रात काम किया। और मैं मेरी मम्मी को हाउसवाइफ ना बोल के मैं उनको बोला हूँ मेरी मम्मी डेयरी फार्मर है। क्या बात है। और मेरे पापा जी हैं वो एग्रीकल्चर फार्मर है। जी। यहाँ से स्टार्ट हुआ और वहाँ हमारे 1 साल का लगभग 3-4 लाख का खर्चा बैठता था और वो एग्रीकल्चर में नहीं हो पाता था। जी। वहाँ से हमने लोन उठाना शुरू किया। जी। सबसे पहले जो लोन उठाते थे वो 24%, जिसको हम 2 रुपया पर सैकड़ा बोलते हैं मारवाड़ी में, उससे स्टार्ट किया। यानी घर वालों ने 2 रुपए सैकड़ा ब्याज पर पैसा लेकर के आपको पढ़ाया। जी। सबसे पहले जब मैं साइंस लेने की मैंने जिद की थी, मेरे पापा ने बोला कि गांव में पढ़ लो। जी। और जब मैं 12th में मैं पास हुआ जी, तो मेरे छोटा भाई को मेरे पापा ने कभी नहीं कहा कि गांव में पढ़ो। क्या बात। उन्होंने कहा कि ये बंदा, ये बड़ा बेटा मेरा पढ़ रहा है, मेरा छोटा बेटा भी इससे ज़्यादा पढ़ेगा। और उसने भी ऐसा ही रिजल्ट दिया। मेरे 12वीं में कम परसेंटेज थे, उससे ज़्यादा उसने दिए। जी। और उसके अगले साल वो भारतीय वायुसेना में भर्ती हुआ और आज उसकी 5 साल की सर्विस हो गई है। जी। उनका सिलेक्शन कहाँ से हुआ? उसका सिलेक्शन प्रिंस डिफेंस एकेडमी है, वहीं पे उसने तैयारी की थी और उसी के थ्रू उसका सिलेक्शन हुआ। जी। और जब एक समय आया 2015-16 में, जब मैं वहाँ पे पढ़ रहा था मेरे कॉलेज में, जी, और हमारी एक 25 एकड़ की ज़मीन थी, वो बॉर्डर से एकदम नज़दीक थी, 4-5 किलोमीटर पड़ता है वहाँ से। वो मेरे पापा जी मेरे को बोला क्या करना है, तो उनकी एक जो बात थी वो मेरे को इतनी दिल में गहराई से बैठी। उन्होंने कहा कि मेरे जो पूर्वजों ने हमें ज़मीन दी, जब वो बूढ़े हो गए, या कहें कि नॉर्मल भाषा में, ये एकदम हिंदी में बोले, रिटायर हो गए, तो उस टाइम उन्होंने मुझे दी, लेकिन मैं तुम्हें आज सुपुर्द कर रहा हूँ। क्या बात। मैं तुम्हें सलाम आज, ऐसे पिता, मैं तुम्हें आज सुपुर्द कर रहा हूँ, और यदि आगे की जनरेशन को आपको कुछ देना है तो पढ़िए, कमाइए और दीजिए, मेरे पास कुछ नहीं है। जी। ये जो उनका लाइन थी वो मेरे को जिंदगी भर मोटिवेट, आज तक की, जब तक मैंने अचीव किया उस तक मोटिवेट किया, और आगे जिंदगी में जहां भी जाऊंगा ये लाइन बहुत मोटिवेट करेगी। जी। उसके बाद उन्होंने ऐसे सोच के 25 बीघा जमीन थी हमारी, उसको उन्होंने बेच दिया। जी। वो जमीन बेच के, यानी अपने कलेजे के टुकड़े को पढ़ाने के लिए, किसान के लिए जमीन भी कलेजे का टुकड़ा होता है, उसे बेच दिया। इससे बड़ी मिसाल और क्या हो सकती है। जब उन्होंने बेचा, और बेचने के बाद जब 2-3 साल में उसकी ज़मीन का वहाँ ज़्यादा कीमत है नहीं, तो हमें कुछ ज़्यादा ऐसे नहीं मिला। जी। वो उस ज़मीन से जो पैसा मिला उससे हम केवल जो 2 रुपये प्रति सैकड़ा वाला ब्याज था उसी को आजकल पूरा तो आपके बॉर्डर की ज़मीन की डिमांड बहुत ज़्यादा है। डिमांड आजकल ज़्यादा है, लेकिन उसकी रेट अभी भी उतनी नहीं है। जी। तो उस रेट कम थी, उस वजह से हम केवल जो इंटरेस्ट पे पैसा लिया था वही चुका पा रहे थे। क्या बात। उसके आगे का जितनी पढ़ाई थी वो फिर कर्जे पे लेनी थी। अब उसके बाद भी उन्होंने ये एकदम अपने आप को डेडिकेट रखा कि इनको यदि पढ़ना है तो मैं इनके फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम है उसको नहीं आने दूंगा, बाकी ये अपनी आप संभाले। उनके पास दूसरा कोई गाइडेंस वाली चीज़ नहीं थी, उनका फाइनेंशियल था कि जो मेरे से होगा, जब तक मैं हूं तब तक आपको कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं होगी। जी। इसी डेडिकेशन के साथ उन्होंने आगे हमें पढ़ाया, और
उसके बाद दादाजी ने कहा कि अब आपकी जो ज़मीन थी वो आपने बेच दी, मेरे वाली ज़मीन है उस पर मैं किसान क्रेडिट कार्ड जो योजना है उसके अंतर्गत हमें ब्याज वो ऋण मिलता है, उस ऋण को उन्होंने कहा मैं ले लेता हूँ जी। और उस ऋण को लेकर के मेरे पापा जी को सुपुर्द किया कि हमारी जनरेशन में हमारी पहली पीढ़ी पढ़ने जा रही है, इसके पढ़ाई के खर्चे के लिए कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसको हम बीच में नहीं आने जी। और यदि ये बीच में आई तो उन्होंने एक बात कही, इन्होंने नहीं, अभी हमने फाइनेंशियली उनको सपोर्ट नहीं किया तो हमारी पीढ़ियां रोएगी और इनको यदि हमने सपोर्ट कर दिया तो हमारी पीढ़ियां हंसेगी, ये एकदम खुश रहेगी कि हाँ हमारे कोई पूर्वज थे जिन्होंने ज़मीन दांव पे लगा दी जी। और उस ज़मीन दांव पे लगाने के साथ मैं आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कर पाया जी। उसके बाद मैं NIT उत्तराखंड में गया। NIT उत्तराखंड में मैंने बहुत सारी हर जगह एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया जी। हर जगह एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने से क्या होता है, किसी आदमी का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है जी। और मेरा ये मानना है कि यदि ज़िंदगी में आगे बढ़ना है जी तो आदमी में पढ़ाई जितनी ज़्यादा कर रहा है उसके साथ साथ उतना उसमें कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए जी। और यदि कॉन्फिडेंस वो रहेगा तो कभी उसके नेगेटिव थॉट्स उसके माइंड में नहीं आएंगे जी। और जो पॉजिटिव थॉट्स आएंगे वो उसको सक्सेस के पास धकेलेंगे जी। इसी क्रम में मैंने उस नेगेटिव थॉट ना आए उसके लिए, ये अपने आप को कॉन्फिडेंट बनने के लिए मैंने अपने कॉलेज में बहुत सारे जगह जितने भी क्लब एक्टिविटी कोई भी होती है उसमें पार्टिसिपेट किया जी। और वहाँ मैंने चुनाव लड़ा। NIT में चुनाव ऐसे होता है कि वहाँ पे पैसे की जरूरत नहीं होती है, एकदम क्लीन चुनाव होता है, तो बगैर पैसे के मेरे दोस्तों ने मुझे बनाया, चुना और उससे मेरे में लीडरशिप क्वालिटी आई और उस प्रेसिडेंट रहे, वहाँ मैं ट्रेजरार का चुनाव लड़ा, ट्रेजरार जीता। अगली बार जो वहाँ पे स्टूडेंट काउंसिल का हेड होता है उसका चुनाव लड़ा, वो भी मैं जीता। यानी लीडरशिप क्वालिटीज हमेशा से ही थी, हमेशा से रही जी। और उसका सबसे बड़ा श्रेय जो गया वो मेरा हमेशा मानना है कि यदि आदमी को जिंदा रहना है तो उसको ऑनेस्ट होना पड़ेगा जी। ऑनेस्ट हर जगह होना पड़ेगा और उस हर जगह ऑनेस्ट होने को इंटीग्रिटी बोलते हैं जी। तो मैं एकदम ये मानता था कि हर जगह ऑनेस्ट मैं अपने आप में देखूं, मेरे को कोई दूसरा देख रहा है ये मुझसे फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं शाम को अपने आप को देखूं तो मेरे को लगे कि मैं पूरा दिन अपनी ऑनेस्टी से निकाला है। रात को सोते समय आप खुद से नजरें मिला के सो पाए अब मैं अपने आप से क्वेश्चन करे कि आपने कुछ गलत तो नहीं किया जी। और उसी वो जो डेडिकेशन, वो जो आपका ऑनेस्टी है, वो आप कुछ भी काम करते हो तो वो आती है जी। उसके बाद ये हुआ कि वहाँ मैंने जब ये सब किया, वहाँ हमारे कॉलेज के जो रजिस्ट्रार सर थे वो आर्मी रिटायर्ड कर्नल थे जी। और उनके हल्के फुल्का उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि आप लुक लाइक ए आर्मी पर्सन ओके एंड यू आर ऑल्सो इंटरेस्टेड, सो गो फॉर इट। आपने CDS के थ्रू SSB का इंटरव्यू फेस किया है? जी। वो वहाँ से उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया, वहाँ से मैंने 1 साल में 7 SSB में अपीयर किया, बहुत 6 बार में फेल हुआ जी। 7वीं बार मैंने SSB का इंटरव्यू क्लियर किया जी, लेकिन वहाँ भी मैं फेल हुआ। नहीं, वो कहानी भी आपकी बहुत रोचक है, आपको फेल किया गया क्योंकि आपके हाथों में पसीना आता था। हाँ, लेकिन ये मैं जब वहाँ फेल हुआ, इस बार मैं फेल अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी जी। उसके बाद ऐसे नहीं हुआ कि मैंने मेहनत में कमी छोड़ी इसलिए फेल हुआ, वो मेरा मैं उसको लक फैक्टर मानता हूँ जी। और उस लक की वजह से मेरा मेडिकल प्रॉब्लम हुआ और मेडिकल प्रॉब्लम ये हुआ, उसको हम टेक्निकल टर्म में बोले तो हाइपर हाइड्रोलिसिस बोलते हैं जी। और नॉर्मल भाषा में बोले तो पाम स्वेटिंग यानी हाथ पैर में पसीना आना जी। और उसकी वजह से उनका मानना है कि ग्रिप नहीं बनती है हर जगह, तो वो उस वजह से मैं बाहर हुआ। जिस शख्स ने SSB क्रैक करने के लिए रात और दिन एक कर दिया, माथे का पसीना सूखने नहीं दिया, उस शख्स को हथेलियों के पसीने ने SSB के इंटरव्यू से बाहर कर दिया। उसके बाद की जर्नी कैसी रही? SSB इंटरव्यू से मेडिकल में जैसे ही मैं बाहर हुआ जी, अब भोपाल SSB से बाहर निकलेंगे जी, लेफ्ट साइड आपको एक दिखेगा MES ऑफिसर्स मेस जी, और मेरे को एक आइडिया आया कि इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू MES में आप एंटर कर सकते हैं जी। और यानी एक सपना टूटा तो दूसरा सपना वहीं से पाल करके आगे बढ़ा। मेरे को 2017 में इस IES के बारे में पता चला था जी, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस के बारे में। उससे पहले मेरे को उसमें मेरे को डिफेंस में जाना था, इसलिए मेरे को उसके बारे में उतना आइडिया मैंने ध्यान दिया नहीं, मैंने रिसर्च किया नहीं, तो मेरे को पता नहीं था जी। उस दिन मैंने रात की 9 बजे की राजधानी ट्रेन आती है, उसने मेरे को दिल्ली छोड़ा सुबह 5:30 बजे। वहाँ से मैं सीधा दिल्ली गया और मैंने ठान लिया था कि इस जगह से मैं तभी निकलूंगा जिस दिन मैं IES बन जाऊंगा। क्या बात है। और उसी डेडिकेशन के साथ वहाँ से गया और उस टाइम मेरे भाई की जो
सैलरी आती थी उससे मेरा केवल मंथली खर्चा चल सकता था जी। और उस टाइम मेरे दोस्तों ने बोला कि आपको पढ़ाई करनी है, खर्चे की चिंता मत करना, मैं देंगे, हम देंगे। मेरे दोस्त बहुत, उन्होंने अपने हिसाब से, वो भी अपने हिसाब से उन्होंने पूरा अरेंज किया, पढ़ाई का पूरा जितना खर्चा लगता है वो उन्होंने किया, और मेरा रहने का खर्चा मेरे भाई ने। दिल्ली में रहने का, पढ़ाई का खर्चा दोस्तों ने उठाया, और रहने खाने पीने का खर्चा छोटे भाई ने अपनी एयरफोर्स की सैलरी से उठाया। दोस्तों, एक बहुत अच्छा कोट है दोस्ती को लेकर के कि ए दोस्त, तुम मुझसे आगे भी कभी मत चलना, हो सकता है मैं तेरा अनुसरण नहीं कर पाऊँ, तुम मुझसे पीछे भी कभी मत चलना, हो सकता है मैं तेरा नेतृत्व नहीं कर पाऊँ, लेकिन तू मेरे साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर जरूर चलना, ताकि जिंदगी में जब कभी तू गिरे तो मैं उठा लूँ, और मैं गिरूँ तो तू उठा ले। आपके दोस्त सचमुच इसी मानित के थे। उन्होंने जो मेरे को जिस टाइम जो उन्होंने मेरी हेल्प की जी, शायद वो दोस्त नहीं होते तो आज मैं ये इंटरव्यू नहीं दे पाता जी, या फिर ये कहूँ कि मैं IAS की रैंक 7 तो छोड़ो कहीं आता भी नहीं, मेरा प्रीलिम्स भी नहीं निकलता जी। और जब मैं वहाँ गया तो पहली बार में मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला जी। और वो वाला फेज इतना मुश्किल था। उसमें ये है कि पूरी फैमिली है वो इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है, आप एक तरफ एग्जाम में फेल हो चुके हैं, आपके जो लक्ष्य हैं वो आंखों से एक तरह से एक समय के लिए ओझल हो चुके हैं जी, और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बहुत बड़ा फाइनेंशियल गैप है जी, और उसको फिल करने के लिए अगेन फ्रेंड्स और मेरा भाई है, वो मैं उसको ये बोलता हूँ कि तू छोटा है लेकिन तू छोटा केवल उम्र में है मेरे से, जी, तू मेरे से छोटा नहीं है जी, और छोटे भाई को इतना नॉलेज होना, इतने भाई को सपोर्ट करना, जी, ये बड़ा भाई ही कर सकता है। क्या बात है। तो ये सब होने के बाद मैं दोबारा एग्जाम प्रिपरेशन में लगा जी, और उस टाइम मेरे को हल्का सा एक मोटिवेशन और मिल गया जी। कि मैंने ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट दिया, उसमें भी मेरी 420 रैंक आई ऑल इंडिया। जी, तो मेरे को लगा मैं 10 महीने की तैयारी में ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट में 420 रैंक ला सकता हूँ, तो मेरे में कैपेबिलिटीज तो है जी, और सबसे बड़ा बूस्टर जो था वो डिफेंस वाला था जी, और उस वजह से वहाँ तक मैं सर्वाइव कर पाया। जी, वहाँ पे मेरे अच्छे दोस्त बने, दिल्ली में भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, जी, वो भी UPSC CSE की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई ESE की कर रहे हैं। जी। और एक चीज़ मेरे दोस्तों में जो मेरे साथ में पढ़ाई करने वाले ESE की प्रिपरेशन करने वाले थे, मेरे ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर था, लेकिन आप किसी से भी आप पूछोगे तो उनको लगेगा कि ये बंदा, उनका कॉन्फिडेंस इतना था कि कभी लगेगा नहीं कि इसको कोई प्रॉब्लम है। जी, और उससे ये होता है कि यदि आपका दिमाग में कोई, मैंने पॉजिटिविटी की बात करता हूँ मैं हमेशा, दिमाग में यदि कोई नेगेटिव थॉट आता है तो आपके जो आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया होती है उसको बंद कर देते हैं। जी, वहाँ से मैंने अपने पॉजिटिविटी को ग्रो किया और मैं नॉर्मली तीन फंडे देता हूँ कि C फॉर कंटिन्यूटी और D फॉर डेडिकेशन, P फॉर पॉजिटिविटी। क्या बात। इन तीन चीज़ों से कोई आदमी, किसी को भी सक्सेस चाहिए, CDP ऑफ सक्सेस। CDP ऑफ सक्सेस। जी, तो जिंदगी में आपको कुछ हासिल करना है, केवल एग्जाम निकालना ये बहुत छोटी चीज़ें हैं। जी, एक लेवल पे पहुंचने के बाद, पहले आप जब शुरू करते ये आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन आप जिंदगी में सफल होने के लिए केवल एग्जाम निकालना ही बड़ी बात नहीं, आपको बहुत चीज़ें, और उसके लिए आपको कंटिन्यूटी, कोई चीज़ काम कर रहे हो उसके लिए कंटिन्यूटी चाहिए जी, और कोई चीज़ में आपको सबसे डेडिकेशन चाहिए। जी, और पॉजिटिविटी नहीं होगी तो आपको नेगेटिव चीज़ें दिखेगी और वो आपके एफिशिएंसी को हार्म करेंगी। जी, उसके साथ मैं आगे बढ़ा और जब इस साल मैंने कम से कम 6 या आपकी जर्नी इतनी रोचक है, संघर्ष की दास्तां इतनी रोचक है कि यूँ लग रहा है कि सुनते जाएं, सुनते जाएं, सुनते जाएं। इसीलिए मैं आपको बीच में क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ। जी, तो जब ये सब हुआ जी, और जब मैं जुलाई में एंटर किया 2021 की, जी, अब इस बीच इस जर्नी यहाँ जुलाई 2021 तक मेरे बहुत क्लोज 2 पर्सन रहे और अनफॉर्चुनेटली वो आज इस दुनिया में नहीं है। उसमें से एक मेरे इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर थे, उन्होंने भी मेरे को बहुत मोटिवेट किया। जी, उनका नाम श्यामलाल जी सोनी है, वो जयपुर से थे। जी, दूसरे मेरे नाना जी थे। जी, नाना जी सम इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से, वो फार्मर थे और इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से एक्सपायर हो। लेकिन वो दोनों लोग अभी ऊपर से आपको ये इंटरव्यू देते हुए देख रहे होंगे और वो सोच रहे होंगे कि जिस शख्स का गाइड हमने किया, जिस शख्स
को लेकर के हमने बड़े सपने देखे, वो आज उस मुकाम को पा चुका है। उसमें नाना जी का जो रोल है वो मैं ऐसे सोचूं तो उनको मेरे को लगता है कितना बड़ा रोल है, लेकिन जो सबसे पहले मेरा मैथ्स के प्रति जो इंटरेस्ट था वो कैसे जगा, उनकी डेयरी थी और वो रजिस्टर मेंटेन करते थे जी। और वो मेरे को बोलते थे कि कैलकुलेशन पेपर पे करनी है, कोई कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, कैलकुलेशन पेपर पे करनी है जी। स्कूल से वापस आते ही मैं पेपर लेके बैठता था जी। और मेरे को आज भी याद है कि घर में जो कार्ड्स आते हैं उसके पीछे से ब्लैंक होता है, उस पेपर पे मैं कैलकुलेशन करता था। तो बचपन में दूध का हिसाब जोड़ने वाले सोमराज जी अब देश की बिजली का हिसाब जोड़ेंगे। जी बिल्कुल जी। तो उससे मेरे को मैथ्स में मेरे को जो इंटरेस्ट जगा जी, उसकी वजह से मैं इस इंजीनियरिंग लाइन में आ पाया। जी। हर एक नई इसमें जो मैं आपको अपनी जीवन की अपनी पीछे की जो बता रहा हूँ स्थितियाँ, उसने मेरे को इस मुकाम तक पहुँचने के लिए मोटिवेट किया। जी। इस मुकाम तक जाने के लिए कहीं ना कहीं उन्होंने अपना रोल निभाया। जी। तो उसके बाद जब 2021 का जुलाई के बाद जब मैंने जितने भी एग्ज़ाम में अपीयर हुआ, मैंने सारे एग्ज़ाम क्लियर किए। क्या बात है। मैंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, उसके एग्ज़ाम में ऑल ओवर इंडिया में केवल 4 वैकेंसी थी, उस एग्ज़ाम को मैंने क्लियर किया, इंटरव्यू नहीं कर पाया। क्या बात। उसके बाद एक उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड का एक एग्ज़ाम था, उसमें पूरे उत्तराखंड में 2 वैकेंसी थी, उस एग्ज़ाम को क्लियर किया, उसमें भी इंटरव्यू नहीं कर पाया। और उसके बाद दोबारा टेंशन बिल्ड स्टार्ट हुआ जी। लेकिन उस टाइम मेरे पास एक इतनी बड़ी उपलब्धि थी कि मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रीलिम्स बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर कर चुका था जी। और उसने मेरी उस नेगेटिव जो फॉल्ट हो रहे थे, या कहो कि जो मेरी जर्नी में एक रोड टाइप जो क्या बोलते हैं स्पीड ब्रेकर बन रहे थे जी। उस पर मेरे को बोला कि आपको स्पीड कम करनी ही पड़ेगी, आप यदि भागते रहेंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है। क्या बात है। उन्होंने मेरे को जमीन पे रखा। ऐसे नहीं कि मैंने पढ़ लिया अब मेरे को बहुत कुछ आता है, सारे एग्जाम निकल रहे हैं, ऑल इंडिया में 2 वैकेंसी थी, दोनों में निकल रहे, तो ये आपको एकदम जमीन से टच रखने के लिए इन दोनों एग्जाम में फेल हो गया जी। उसके बाद मैंने भाभा रिसर्च एटॉमिक सेंटर, उसका एक एग्जाम होता है जी। उसमें कट ऑफ से मेरे 50 मार्क्स ज़्यादा थे, आउट ऑफ 300 50 मार्क्स ज़्यादा थे। क्या बात। कट ऑफ थी 161, मेरे 207 मार्क्स थे जी। वो मैंने एग्जाम क्लियर किया, उसका मैंने इंटरव्यू दिया, उसमें भी नहीं हुआ। यानी रिटर्न में हर जगह सिलेक्शन होता जा रहा था, लेकिन इंटरव्यू कहीं ना कहीं आड़े आ रहा था जी। और इस चीज ने मेरे को इम्पैक्ट कितना किया मुझे नहीं पता, इससे ज्यादा मेरे पापा को इम्पैक्ट किया जी। वो इम्पैक्ट ऐसे किया कि गांव के आदमी हैं और उन्होंने मजदूरी की है या खेती की है, वो वहीं तक सीमित है जी। उनको ये लगता था कि ऑफिसर कोई बड़े क्लास फैमिली का, बड़ी क्लास लोगों का ही बेटा बनता है। शीश महलों से निकलने वाले ऑफिसर बनते होंगे, झोपड़ियों से निकलने वालों के लिए तो ये हल ही है, ये खेत ही है, ऐसा वो मानते हो। वो उनका ऐसा, जब ये 3-4 इंटरव्यू में वो फेल हो गया तो उनको लगा कि ये स्थिति सच में होती होगी जी। उसके बाद मेरा छोटा भाई उनको हेल्प करता था, उनको मोटिवेट करता था कि पापा आप टेंशन मत लीजिए, जितना जो है हम अपने हिसाब से करेंगे जी। आपने जो लाइन बोली है वो हमें याद है कि आपकी अपनी आने वाली जनरेशन को कुछ देना है। ये तो भी खुद एक से नायाब उदाहरण है कि छोटा भाई बड़े भाई को पढ़ा रहा है, अपनी मेहनत से पढ़ा रहा है, अपनी सैलरी से पढ़ा रहा है। जी जी। तो उसके जब ये सब हुआ और उसके 12 के 3 दिन बाद मेरा ये हुआ था ESE का मेंस जी। और उसका जो रिजल्ट आया उसमें मैं क्लियर हो गया। क्या बात। तो हुआ ये कि मेरा भाई जब मेरे से दिल्ली मिलने आया, वो TDVD पे रहता है, आर्मी में है जी, इसमें एयरफोर्स में है तो TDVD पे रहता है। वो मेरे से मिलने आया, उसने बोला प्रीलिम्स में आपके बहुत अच्छे मार्क्स है, मेरे को लग रहा है कि 1 डिजिट रैंक आएगा। क्या बात है। तो मैंने बोला कि देखो लानी है तो 1 डिजिट लानी है और जी। सीट्स भी बहुत कम होती है इसमें, 60 पूरे ऑल ओवर इंडिया में 60 सीटें होती है जी। तो 60 सीटों में मैंने कहा लानी है तो 1 डिजिट ही लानी है और जी। 20 में भी आ रही है तो वो भी 1 डिजिट ही है, उसमें कितना फर्क है। जी जी। कभी ऐसा भी हुआ हो सोमराज जी कि जब आप रिटर्न क्लियर कर रहे थे, इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पा रहे थे, तो दोनों भाई अकेले में बैठकर कभी मायूस हुए हों, सुस्त हुए हों कि हम प्रयास कर रहे हैं लेकिन अब क्या होगा? इस चीज़ का अब हम लोग क्या है, वो अपनी सेवाओं में व्यस्त है, देश की सेवा में व्यस्त है
और बहुत कम टाइम होता था हम मिलते थे जी। दूसरा, वो कभी मेरे को मोटिवेट नहीं करता था जी। उसको पता था कि ये अपने हिसाब से कर लेगा जी। या उसको ये पता था कि इसके दोस्त है इसको मोटिवेट करने के लिए जी। मेरे से ये नहीं हो पाएगा जी। लेकिन वो पापा को मोटिवेट करता था जी। तो उसने पापा वाला डिपार्टमेंट संभाला, मेरे दोस्तों ने मेरे वाला संभाला और वो मेरे को कभी उन्होंने ऐसे नहीं बोला कि होगा नहीं होगा कैसे होगा। उसने जैसे ही नहीं होता था वो बोलता था कोई नहीं अगली बार होगा, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं जी, कोई नहीं अगली बार होगा। और क्योंकि वो चाहता था कि मैं IES इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में ही जाऊं तो दूसरे एग्जाम में वो इंटरेस्टेड भी नहीं था। अच्छा, कोई दूसरे निकलते थे ना निकलते थे, वो कहता था निकलते थे बहुत खुश होता था, नहीं निकलते थे कि अरे हमें वहां थोड़ी जाना था, क्या कर रहे हो आप, ठीक है नहीं हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छे के लिए अच्छे के लिए हुआ जी। तो जब वहां पे नहीं हुआ, जब पूरा वहां जिस जगह नहीं होता था वो इस तरह की बातें करके उसको समेट देता था जी। और उसके अगले मेरे को उसके बाद मैंने IOCL का इंटरव्यू दिया था, इंडियन ऑयल का, उसमें भी मेरा बहुत माइन्यूट मार्जिन से मैं रह गया था जी। माइन्यूट मार्जिन मीन्स 1 से भी कम मार्क्स जी। उसके टाइम वो मेरा था ESE मेन से 5 दिन पहले जी। 5 दिन पहले था। मैंने ये सोचा कि यदि मैंने आज इसको लेके रोने लग गया, इसको लेके टेंशन लेने लग गया, 5 दिन जो बाद एग्जाम है वो 100% हैम्पर करेगा, मैं उसमें जो मैं चाहता हूँ, जो मेरे में कैलिबर है वो मैं अचीव नहीं कर पाऊँ जी। तो उसको मैंने नकारा। रात को 9 बजे रिजल्ट आया, 10 बजे मैं सो गया, आंख बंद करके सोया और नींद आई है मेरे को। वो नींद मेरे को इस वजह से आई क्योंकि मेरा भाई मेरे को फाइनेंशियली सपोर्ट करने को तैयार था जी। मैंने अपना आप का अच्छा बेस बना चुका था और मेरे दोस्त मेरे को मोटिवेट करने के लिए बहुत अच्छे थे जी। तो इस वजह से मैं उसको ओवरकम किया। और उसके 21 तारीख को मेरा ESE का मेंस हुआ, 25 तारीख को हिंदुस्तान पेट्रोलियम का एग्जाम हुआ, वो भी मेरा निकला जी। और उसका इंटरव्यू होना था 25 नवंबर को जी। 25 नवंबर का इसका इंटरव्यू दिया। उसके इंटरव्यू में मेरा SSB का एक्सपीरियंस काम आया। कोई कहते हैं ना कि यदि आप पढ़ाई कर रहे हो, यदि आप मेहनत कर रहे हो, जिंदगी में कभी ना कभी वो जरूर काम आता है। अनुभव और तकाजा कभी खाली नहीं जाता। तो उसमें जो हुआ, उसमें उसका प्रोसेस ऐसे था कि ग्रुप टास्क होता है एक, और ग्रुप टास्क में जो सेलेक्ट होते हैं उन्हीं का इंटरव्यू होता है जी। और SSB में होता है कि जो स्क्रीन इन होते हैं उसी का आगे इंटरव्यू होता है जी। तो ये एक ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न था और मैं ऑलरेडी SSB क्लियर कर चुका था तो मेरे में कॉन्फिडेंस था और वहाँ मैंने अच्छे मार्क्स स्कोर किए जी। और उसमें मेरा उस दिन उसका ऐसे होता है कि जिस दिन यदि आपको इंटरव्यू लेने के बाद भी वो बहुत से लोगों को बाहर करते हैं, इंटरव्यू में ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स वो अंदर करते हैं, उन सबका मेडिकल होता है। सेकंड दिन मैंने मेडिकल दिया, घर पे बात की। घर पे ये हुआ कि ये मेरी पहली जॉब थी और पहली जॉब में, उससे पहले मैंने जॉब मेरे को मिली थी लेकिन वो मैंने ज्वाइन नहीं की जी। लेकिन ये पहली जॉब थी, उनको लगा कि मैं ये ज्वाइन कर लूँगा और उनके दिमाग से प्रेशर खत्म हो गया जी। उस प्रेशर जब उनको खत्म हुआ तो उनको ये लगा कि अब हो गया, अब बेटा घर आ जाओ, हमें तुम्हें देखना है। क्योंकि मैं 1.5 साल से उनसे मिला नहीं था। 1.5 साल तक घर नहीं गए, पेरेंट्स से नहीं मिला था। ये है सफलता की कीमत, ये है सक्सेस के लिए सेक्रीफाइस जी। तो उन्होंने कहा कि अभी एक बार घर आ जाओ, हमें तुमसे देख तो ले। इसलिए मैं केवल एक दिन के लिए घर गया और अच्छा ये हुआ, उसके 4 दिन बाद NTPC का रिजल्ट आया, वो गेट 2021 के थ्रू, उसमें मेरा NTPC में भी सिलेक्शन हो गया जी। मैं घर गया, उस समय मेरे पास 2 जॉब थी। असफलताएं मिली तो असफलता पे असफलता, और जब सक्सेस मिलनी शुरू हुई तो सक्सेस पे सक्सेस जी। अब इसका मेरे को फायदा ये हुआ, मेरे को अब मैं जो मानता हूँ, पीछे देखता हूँ, जो मेरी असफलता मिली वो असफलता है, मैं थोड़ा ऊपर वाले पे विश्वास करता हूँ कि जो मेरे को देता है मैं उसको स्वीकार करता हूँ। क्या बात, जितना मैंने मेहनत की है उसके हिसाब से मेरे को ऊपर वाला देगा, जो जितना देता है उसको मैं स्वीकार करता हूँ जी। और जब मैंने ये देखा कि मेरा पीछे में क्यों नहीं हुआ और इन दोनों में क्यों हुआ, उसका मैंने राज जाना, तो ये पता चला कि यदि मेरा पीछे होता तो मैं मेंस की प्रिपरेशन नहीं कर पाता। क्या बात, पीछे नहीं हुआ और मेंस का जैसे ही मेरा एग्जाम खत्म हुआ उसके चौथे दिन मेरे पास जॉब थी, उसके 7वें दिन मेरे पास दूसरी जॉब थी। क्या बात। और ये ऊपर वाले का किया हुआ था। इसको मैंने अपने आप को पहले बहुत कोसा था कि मेरा क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन जब हो गया तो मैंने शुक्रिया कहा कि अभी हुआ जी। उसके बाद मैं NTPC ज्वाइन किया, मैंने जनवरी में NTPC ज्वाइन किया, वहाँ पे 1 महीने का सर्विस किया।
और उस टाइम ये हुआ कि HPCL में फाइनल नहीं होता क्योंकि 2.5 टाइम्स लिया था उन्होंने। उस 2.5 टाइम की वजह से मैंने रिस्क नहीं लेना चाहा और NTPC को ज्वाइन कर लिया जी। NTPC भी ऐसे दोनों ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे हैं और मेरे को एक्सपीरियंस चाहिए था ऑयल इंडस्ट्री का, उसके लिए मैंने, और दूसरी चीज़ ये थी कि NTPC को रिजाइन करके HPCL की ज्वाइनिंग के बीच मेरे को 1 महीना मिल जाएगा और उसमें मैं इंटरव्यू की तैयारी अच्छी कर लूँगा। अच्छा। तो उसको मैंने रिजाइन किया, 1 महीने इंटरव्यू की तैयारी की, 14 मार्च को मैंने इंटरव्यू दिया, 15 मार्च को HPCL ज्वाइन किया मैंने। क्या बात। और मेरा जब इंडक्शन प्रोग्राम चल रहा था उसी टाइम मार्च में ही मेरा रिजल्ट आया और मैं सबसे आगे की टेबल पे बैठा था। वो वाला मोमेंट इतना था कि मैं उसको एक्सप्रेस तो नहीं कर सकता जी। मैंने खुद रिजल्ट ना तो प्री का देखा, ना मेंस का देखा, ना इंटरव्यू का देखा जी। और वो ऐसे नहीं था कि मैं नहीं देखना चाहता था। वो मैं मोबाइल से इतना दूर रहता था कि रिजल्ट आने से पहले किसी दूसरे को पता चल जाता था और मेरे को बाद में पता चलता था। यदि मैं उससे दूर नहीं रहा जी तो आज से 5 साल बाद मोबाइल तो मेरे पास रहेगा नहीं, लेकिन हो सकता है कि खाने के लिए रोटी के लाले पड़ सकते हैं। क्या बात। और उस चीज़ के लिए मैंने मोबाइल को दूर किया जी। और मोबाइल को दूर किया। मेरे दोस्त बहुत मतलब मजाक में बहुत हंसते हैं, उस मोबाइल को मैंने 6 साल यूज किया है। क्या बात। तो मोबाइल खुद नहीं चलता था, मैं चलाना चाहूँ भी तो मोबाइल नहीं चलता था। जी जी। तो वो मेरे को बाद में पता चला, मैं आगे की टेबल पे बैठा था और मेरी लाइब्रेरी में ही मेरे साथ का एक बंदा था, उसका भी HPCL निकला और उसका भी ESE निकला। उसने पीछे से बोला कि सोमराज, मैंने कहा हाँ भाई क्लास चल रही है, DGM साहब पढ़ा रहे हैं, थोड़ा ध्यान दो। जी। कह रहा ध्यान नहीं, हमारी तरफ ध्यान दो, आपका इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में 7वीं रैंक है ऑल इंडिया। क्या बात। उस समय चिल्लाने का मन नहीं हुआ कि जोर से चिल्लाएं? अब उस टाइम मेरे को मैं उस चीज, उस मोमेंट को मैं अपने दिमाग में प्रोसेस नहीं कर पाया, रियलिटी क्या है और सच में रिजल्ट उसमें है क्या, जी। सच में हो गया क्या मेरे को ये सपना तो नहीं है। और सपना, मेरे को सपने वाली चीज क्यों आई, आज मैंने पहले वाले मोबाइल से इसी मोबाइल में सीधा डाटा सिंक करके लिया है। आज भी आप मेरे मोबाइल में देख लो, एक 5:45 का अलार्म है और उस पर लिखा है 1 डिजिट रैंक मैन। क्या बात। इफ यू वांट टू गेट 1 डिजिट रैंक, दिखाना चाहेंगे हम, वो मोबाइल है प्लीज यहाँ? हाँ बाहर है, लेके आए। उसमें 1 डिजिट रैंक है, मैंने लिखा हुआ ये है। होता है, देखिए, सफलता के लिए मुठ्ठियां कसना और सक्सेस के लिए खुद से कमिटमेंट करना, इसका नाम है जी। तो जब मैंने उसको दोबारा मैंने मोबाइल को खोला, सबसे पहले 1 डिजिट रैंक को पढ़ा, क्योंकि मैं क्लास में हूं तो मैं भाई को फोन नहीं कर सकता। भाई ने बोला कि 1 डिजिट आएगा। जिसने मेरा वहां पे जितने दोस्त थे मेरी लाइब्रेरी में, उन्होंने भी बोला कि 1 डिजिट रैंक आएगा। और मैं इसको पहले आपको ये दिखाता हूं जी। ये अभी भी सेम वही लगी हुई है। क्या इसको आप दिखा सकते हैं, क्लोजअप करके दिखाएं। 5:45 का अलार्म लगा हुआ है, एवरीडे कर रखा है, हर दिन 5:45 मॉर्निंग का होगा। और 1 डिजिट रैंक मैन। क्या बात है, 1 डिजिट रैंक मैन, यानी ये शख्स जो हर दिन सुबह 5:45 पे उठता है, एक दिन वो सिंगल डिजिट रैंक लेकर के आएगा। इट्स कमिटमेंट जी। उस सब के मैं जब वहां पे रिजल्ट आया तो मैं केवल अपने आप को देख सकता था, अपने आप को ही उसको इन्वॉल्व कर सकता था जी। तो मैंने सबसे पहले मोबाइल खोला और उसमें देखा 1 डिजिट रैंक मैन, और वही मेरी थी। वो बहुत एकदम मेरे लिए खुद के लिए प्राउड मोमेंट था जी। और सब जितने फ्रेंड्स हैं सबके लिए। और मैं क्लास में बैठा हूँ, तब तक मैं आपको यही बताया कि जब मैं क्लास में बैठा हूँ, मैं सबसे लास्ट में रिजल्ट देख रहा हूँ तो बहुत लोगों ने देख चुके थे। फोन आने स्टार्ट हुए, मैंने परमिशन मांगी और क्लास से बाहर गया जी। और वहाँ पे मैंने बात करना स्टार्ट किया। उस दिन मैंने मेरी बहन अभी घर पे आपके पास पहला कॉल किसका है यार? आपने पहला कॉल किसको किया 7th रैंक ऑल इंडिया पाने के बाद? मेरा सबसे पहला, मेरे फैमिली में मैंने, क्योंकि मेरा भाई भी आजकल गांव में है और गांव में आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की इस आगे आने वाले 3 महीनों में इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी बिकॉज ऑफ दिस आंधियाँ जो चलती है यहाँ पे, और वहाँ पे सिग्नल्स भी नहीं रहते हैं। तो उनको मैं बताऊंगा तभी पता चलेगा जी। तो सबसे पहला मेरा दोस्त एक था, वो अभी विनायक नाम है उसका, लखनऊ में रहता है और UPPCL में असिस्टेंट इंजीनियर जी। उसने फ़ोन किया और उसका फ़ोन में पिक नहीं कर पाया था, मैं क्लास में था जी। उसके बाद
मेरी एक दिल्ली की दोस्त थी जी वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही है जी। उसका नाम अभिरुचि है। उसने फ़ोन किया कि उसको ये वो लाइब्रेरी में आती थी तो उसको पता था कि ये बंदा 1 डिजिट लाएगा और जितने लाइब्रेरी में जितने भी मेरे दोस्त थे वो सब मेरे को ये बोलते थे कि 1 डिजिट आएगी आपकी। उसने बोला कि जो लाइब्रेरी में बोल रहे थे वो सच में हो गया है, आपको पता है? क्योंकि उसको पता था कि मेरे पास मोबाइल नहीं रहता है। जी जी। तो उसने बोला क्या आपको पता है कि जो आप लाइब्रेरी में आपके बारे में बातें करते थे वो हो गया है? जी। मैं उस टाइम तक मेरे को वैसे पता चल चुका था। ये मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था। तो सबसे पहला जो मैंने फ़ोन मिलाया, मेरे मम्मी पापा के फ़ोन लगा नहीं तो मैंने अपने भाई को फ़ोन लगाया। क्या बात। और दूसरा चीज़ था कि मम्मी पापा को मैं सीधा फ़ोन लगाता, उनके पास ये वीडियो रिकॉर्डिंग का फ़ोन नहीं है, मैं उनको देख नहीं सकता, तो मैं चाहता था कि उसको मैं रिकॉर्ड करूँ, मैं देखूँ मोमेंट को रिकॉर्ड करूँ। तो मैंने अपनी बहन को बोला कि बताना मत, वो खेत में काम कर रहे थे। क्या बात। उनको 3 घंटे शाम को, क्योंकि मैं उनको बोलूँगा कि मम्मी जी आपकी बातें तो यार कि मम्मी सोमराज का फ़ोन आया, बात कर लो। मम्मी कहेगी कोई नहीं, अभी थोड़ा काम कर लेते हैं और शाम को वो भी फ्री हो जाएगा, हम भी हो जाएंगे, शाम को करेंगे। अब उनको ऐसे कैसे बोले कि उसका रिजल्ट आ गया इसलिए आपसे बात वो जानते तो थे क्या ये IAS क्या होता है, 7वीं रैंक का क्या इंपॉर्टेंस है? उनको सच में ये है कि उनको ये नहीं पता कि IAS क्या है। पहले जितने रिजल्ट आए तो मैंने उनको बोला कि अभी जिस चीज़ की तैयारी कर रहा था वो नहीं हुआ। इस पर भी ये हीरे कहाँ कहाँ बेचता है। उस किसान को पता ही नहीं कि मेरे घर में वो कोहिनूर है जो इंडिया में 7th पोजीशन पे है, ऊपर वाला भी कमाल का है। तो मैं उनको पहले जितनी बार बताता था कि मैं जिस चीज़ की तैयारी कर रहा था अभी नहीं हुआ है, नौकरी लगी है। ये आया तो मैंने उनको ये बताया कि IAS में 7वीं रैंक है। बोला ठीक है क्या है ये? मैंने कहा ये वो है के चीज है। हाँ मारवाड़ी बोलते हैं हमारे वहाँ भी। के चीज है, के है इमे के बनी तू। मैंने बोला कि जिस चीज की मैं तैयारी कर रहा था वो बन गया हूं मैं, और पूरे देश में 7वां नंबर है मेरा। अच्छा। तो वो केवल इस चीज को रियलाइज कर पाए कि 7वां नंबर है पूरे देश में। अभी उनको ये आज भी नहीं पता है कि ये क्या ये सुन के वापस खेत में अपने काम में लगे वो उनका वो रूटीन है। वो 6:30-7 बजे, मेरा 6 बजे रिजल्ट आया था और वो 6:30 बजे उनके पास मैसेज पहुंचा कि भाई को बात करना है। उन्होंने क्या किया, वहां से आए 8 बजे आए, 8 बजे आके मेरे से बात की। और शायद वो रिकॉर्डेड वीडियो जो मेरे पास आया उसमें मेरे दादाजी दादी का चेहरा उतना क्लियर नहीं कि अंधेरे में बैठे है वो। क्या बात। तो उस वीडियो को इस इंटरव्यू में डालेंगे। हाँ जी। तो उसके बाद ये हुआ कि जैसे हुआ बात हुई और वो चले गए। मैंने बोला कि मम्मी मेरी डेयरी फार्मर है। मैंने उनको दोनों को बस कैटेगरी किया है, बाकी मेरी मम्मी भी एग्रो एंड डेयरी है, मेरे पापा भी एग्रो एंड डेयरी फार्मर है। क्या बात। तो दोनों अपने गाय के बाड़ा जो होता है उसमें चले गए और उन्होंने अपना काम करने लग गए। अब उन्होंने फोन अंदर रख दिया और जितने लोग जैसे आसपास के लोग थे, जो रिलेटिव जितने हैं जिनको पता चला, वो फोन कर रहे, अंदर फोन पड़ा है, उनको पता ही नहीं है कि किसी चीज के लिए फोन आ रहा है। तो ये चीजें उनको थी। और उस दिन मेरा फोन, जितने मेरे दोस्त थे सबके फोन आए। 12 बजे तक मैं फोन अटेंड करके सो पाया जी। इतने सारे दोस्तों को बहुत अच्छा लगा, उनको भी और मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। ये मैं वहाँ से जर्नी स्टार्ट की जहाँ पे मेरे को ये नहीं पता था कि इसके आगे मैं क्या बन सकता हूँ जी। मेरे को बस था कि मेरे को साइंस लेना है। और साइंस के बाद मुझे ये नहीं पता था, जब ली उस टाइम मेरे को ये नहीं पता था कि IIT क्या होता है। फिर मैंने IIT, जब NIT गया तो मेरे को NIT पता चला। और वहाँ जाने के बाद मुझे ये, जिस साल में गया उस टाइम मेरे को ये नहीं पता था कि IAS क्या होता है। मैं वहाँ गया, उस चीज़ के बारे में खंगाला और उस चीज़ तक पाने के लिए जो मैंने, जितना मैं दाव लगा सकता हूँ जी, वो मैंने दाव लगाया। क्या बात। तो ये मेरी एक छोटी कहो बड़ी कहो, ये सक्सेस की जर्नी है मेरी जी। तो सोमराज जी, आप PCP के दूसरे बैच के स्टूडेंट थे जी। सेलेक्ट होकर के NIT उत्तराखंड पहुंचे जी। तो यहाँ PCP में रहने के दौरान का कोई वो एक वाकया जिसने आपकी आगे की जिंदगी के लिए एक रोड मैप का काम किया? जी, इसमें सबसे पहली चीज़ है कि यहाँ का जो मैनेजमेंट है जी, उसका मैंने बहुत बार देखा है 1-to-1 इंटरेक्शन है विद द स्टूडेंट जी। जो मैनेजमेंट में टॉप मैनेजमेंट है उसका 1-to-1 इंटरेक्शन है जी। और उसी का एक वाक्य मैं आपको बताना चाहूँगा। जब मैं पढ़ाई करता था तो मैं जब नॉन फाउंडेशन से फाउंडेशन में आया जी, तो उस टाइम ये था कि 3-4 टेस्ट दिए होंगे, मेरी रैंक बहुत पीछे थी जी। फिर मैं 1 महीने तक एकदम अपने आप को थोड़ा परेशान हो गया, लेकिन मैंने अपने आप को मोटिवेट किया।
मोटिवेट किया मतलब पढ़ता रहा। मोटिवेट ये है कि भाई मेरे को पढ़ना है और मेरे को ये लिस्ट में अभी मेरे को यहाँ की लिस्ट दिख रही थी कि पीसीपी में जो लिस्ट है उसमें टॉप आना है पहले तो जब पीसीपी की लिस्ट में टॉप आया मेरे को पीयूष सर ने बुलाया कि आप हमारे लिए एक बहुत बेशकीमती हीरो हो, आप अपने फैमिली के लिए तो हो ही हो, आप अपने हमारे लिए एक बेशकीमती हीरो हो और आपने नॉन फाउंडेशन से होकर भी फाउंडेशन वाले लोगों के साथ आप compete कर रहे हो और बहुत अच्छी रैंक हासिल कर रहे हो जी। उसके बाद पीयूष सर बहुत मेरे को कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे थे जी। और एक दिन ये हुआ कि रात को 10 बजे 11 बजे 10 बजे नहीं 11 बजे क्या बात, पीयूष सर 11 बजे तक ड्यूटी पे रहते हैं, ये मेरे को पता है। और उस दिन को 11 बजे तक रात को संस्था 11 का बजे चेयरमैन ड्यूटी पे रहता है। हाँ, उस संस्था के बच्चे आगे कैसे नहीं बढ़े? कैसे नहीं, वहां पे 11 बजे तक उस दिन ड्यूटी पे थे और उस दिन ड्यूटी पे 11 बजे मेरे पास आए और उस दिन तक रात को 12 बजे मतलब 1 घंटे मेरे साथ बिताया उन्होंने। क्या बात। उन्होंने सबसे पहले उस टाइम क्या मैं एकदम ग्रामीण परिवेश का आदमी बच्चा था, मेरे पेरेंट्स ने बोला कि तुम जानो पढ़ाई के बारे में, हम जाने फाइनेंस के बारे में जी। तो खुद को करना था। पीयूष सर उस टाइम मेरा एग्जाम पास में आ रहा था तो मेरा दिमाग में बहुत प्रेशर बिल्ड हो रहा था और उस प्रेशर के लिए कोई मेरे को एक ऐसा वॉल चाहिए था जो उस प्रेशर को रिलीज कर सके। पीयूष सर आए, उन्होंने 1 घंटे बैठा, उन्होंने मेरे को बहुत ढंग से समझाया जी कि क्या होता है, क्या उन्होंने पूरी साइकोलॉजी टाइप समझाने की कोशिश की। वो डॉक्टर साहब हैं तो उन्होंने पूरा हर जगह से रिसर्च करके मेरे को समझाने की कोशिश की कि ग्रामीण प्रवेश के लोगों के बच्चों के साथ होता क्या है जी। वो सोचते हैं कि वो हमेशा ये सोचते हैं कि इस बार हमने नहीं कर पाए तुम्हारी जिंदगी यहीं पे खत्म है। उन्होंने बोला जिंदगी बहुत बड़ी रेस है, आप ये एग्जाम पास हो फेल हो इसकी प्रेशर से तैयारी करो ही मत। आप ये करो कि मेरे को ये एग्जाम देना है, इसमें हुआ तो अच्छा है, मैं क्योंकि जेईई मेंस में मेरा हो चुका था, अच्छा रैंक था। उन्होंने बोला तुम एक अच्छी पोजीशन पे ऑलरेडी हो और इसके आगे तुम ऑलरेडी रेस के घोड़ों में आगे की रेस में भाग रहे हो, आगे की तरफ हो, पीछे वाले आपको घोड़े कंपीट कर रहे हैं तो आप आगे तो आगे ही जाओगे जी। वो उस तरह से मोटिवेट किया और उस जो वो मोटिवेशन था जी, उस मोटिवेशन ने मेरे को अगले 2 महीने मेरे इतने ईजी कर दिए जी कि मेरे को पता नहीं चले कि वो 2 महीने निकले कब। क्या बात। तो ये प्रिंस का ये वो जो पीसीपी का जो वाकया था जी जी, वो मैं आज 7 साल हो गए उसके बाद मेरे को याद है और शायद 70 साल बाद भी याद रहेगा। क्या बात है। आपके नाना का संघर्ष इसमें रहा जी, वो आपसे हिसाब करवाते थे दूध जी, का जी। जिससे मैथ्स मजबूत हुई। जी, मेरे नाना जी दूध का हिसाब करवाते थे, मेरी नानी जी आंगनवाड़ी में थी, क्या बात। उनका हिसाब, ये दोनों हिसाब मेरे से कैलकुलेशन करवाते थे जी। और जो एंट्री रजिस्टर एंट्री होती वो खुद करते थे। तो धीरे जब धीरे कैलकुलेशन प्रॉपर कर देते थे तो नाना नानी की तरफ से कोई जेब खर्च भी मिलता था नहीं, मोटिवेशन के लिए? मोटिवेशन जेब खर्च नहीं हो, नाना नानी उस दिन नानी घी थोड़ा ज्यादा डाल देती ये मोटिवेशन होता था। देखो मेरे वो गांव में ये बड़ा गांव में ऐसे होता है कि घी की तो कमी नहीं रहती, घी दूध ये तो नहीं या रहता। चूरमा चूरमा बना हाँ, देती वो होंगी क्या नानी। कि थोड़ी ऐसे होता है कि जैसे चूरमा बना के दे दिया, वरना खुद बनाओ, बना के दे दिया। जी या फिर दूसरा हुआ कि जैसे कपड़े तो धुल के दे, छोटे बच्चे धुल के देते ही है जी जी। कि और कुछ आपको चाहिए, नए कपड़े चाहिए। जिस दिन ऐसे लगा कि भाई बहुत अच्छा कर दिया है इसने, चलो अगली बार तेरे को नए कपड़े दिलाएंगे। क्या बात। अब गांव में तो यही खुशियां होती है उस टाइम की। छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं। तो दादा ने केसीसी पर लोन लेकर के पोते को पढ़ाया, पिता ने जमीन बेचने को मजबूर हो गए लेकिन पढ़ाई नहीं रुकने दी, छोटे भाई ने अपनी सैलरी से बड़े भाई को तैयारी करवाई, दोस्त पढ़ाई में सहारा बने आर्थिक रूप से, और ये वो चीज़ें हैं जो इन्होंने मिल कर के सोमराज जी को आईएएस में ऑल इंडिया लेवल पर 7th रैंक के लिए तैयार किया। आप ग्रामीण प्रतिभाओं के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। अभी जब मैं आपके संघर्ष की दास्तां सुन रहा था तो मुझे यूँ लग रहा था कि सुनते जाएं सुनते जाएं सुनते जाएं सुनते जाएं, क्योंकि हर स्टेप पर आपने संघर्ष देखा, बहुत सारे स्टेप्स पर आपने असफलता भी देखी लेकिन हिम्मत नहीं हारी। और इसलिए मैं कहता हूं कि दृढ़ विश्वास, पक्का इरादा और दिलों को जीतने वाली मोहब्बत जिहाद जिंदगानी में ये है मर्दों की शमशीरें जिससे अपन ने शुरुआत की थी। सोमराज जी, आज का युवा मेहनत नहीं करना चाहता, मोबाइल से दूर नहीं रहना चाहता, त्याग नहीं करना चाहता, लेकिन सफलता की उम्मीद करता है। आपने एक मोबाइल को 6 साल तक इस रूप में चलाया कि लास्ट में उसकी स्क्रीन कुछ देखने लायक नहीं थी, पढ़ाई के दिनों में मोबाइल को छुआ तक नहीं। इस युवा पीढ़ी को आप क्या कहना चाहेंगे? इस युवा पीढ़ी या फिर आज के दिन में जो देख रहा हूं जी, 50 साल की उम्र तक मोबाइल में इतने घुसे हुए रहते हैं कि यदि आपके पास कोई आपसे मिलने आया है,
वो एक बार हाय हेलो बोलेगा, उसके बाद मोबाइल में लग जाएगा। हाल ही में WHO ने इसे डिजिटल एडिक्शन बताया है, हाँ। डिजिटल एडिक्शन बताया और उसको बीमारी की श्रेणी में शामिल कर दिया कि एक बीमारी है। जी, ये बिल्कुल है, क्योंकि इसमें जैसे ये होता है कि आप उस बीमारी का टेस्ट बहुत आसानी से कर सकते हो। जी, उसका ये है कि कोई भी बंदा, कोई भी एक पर्सन जी, मोबाइल देख रहा है और वो अपना फेवरेट चीज देख रहा है जी, और उसके बीच से आप मोबाइल छीन लीजिए। जी, यदि उसको वापस पाने के लिए वो झड़प कर रहा है तो वो एडिक्टेड है। जी, और उसको छीन लिया कोई बात नहीं तो वो एडिक्टेड नहीं है। जी, ये एकदम सिंपल टेस्ट है इसका। जी, जी, कि जब चाहा मैंने अपने दिमाग पे कंट्रोल है, मैंने मोबाइल को बंद कर सकता हूं। जी, इररेस्पेक्टिव ऑफ क्या मैं देख रहा हूं, जी, क्या मेरा पसंद का है, ना पसंद का है। जी, तो मेरा ये मैसेज रहेगा कि यदि सफलता पानी है, सफलता पाने के लिए सबसे पहली जरूरत है अपने आप को पहचानना। जी, और अपने आप को पहचानने के लिए अपने आप को खाली रखना होता है। खाली रखते टाइम अपने आप को 1 घंटे, अपने जिसको मेडिटेशन बोलते हैं, लेकिन अपने आप एकदम चुप रह करके खुद को एनालाइज करके भी आप कर सकते हैं। जी, खाली रखो, खुद को एनालाइज करो और उस टाइम आप ये देखो कि जितने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं जी, और उसमें आज के दिन सबसे बड़ा मोबाइल है। जी, उसको मोबाइल को आप मॉनिटर करना है तो इतने एक ऐप है, उसको आप डालिए और एक दिन में कितना यूज कर रहे हैं जी, वो पता कीजिए। उसको एक दिन में 1 घंटे से ज्यादा स्क्रीन टाइम आ जाता है। स्क्रीन टाइम 1 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए यदि आप कोई इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं हो और कॉल नहीं आ रहे हैं। जी, नॉर्मल किसी पर्सन के 24 आवर्स में 1 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जी, दूसरा दूसरा ये होता है, उससे जो मैं मोबाइल का बोल रहा हूं, जब आप 1 घंटे जो आप खुद को जानेंगे तो आपको कहाँ जाना है, क्या सफलताएं पानी है, किस सफलताओं के लिए क्या काम करना है, यदि आप वो करोगे तो अपने आप मोबाइल से दूर होते जाओगे। जी, जब यदि आप मोबाइल से दूर हुए और अपने आपने जो निश्चय किया है कि मेरे को ये बनना है, जी, तो लोग 40% बोलते हैं इसको, मैं बोलता हूं कि 60% काम आपका हो चुका है। जी, तो पहली चीज मोबाइल को दूर करना है। दूसरी चीज सोशल मीडिया को दूर करना है। जी, सोशल मीडिया में क्या होता है, मेरा रिजल्ट आने के बाद 4 दिन तक सोशल मीडिया पे मैंने कोई स्टेटस नहीं डाला। क्या बात है, रिजल्ट आने के बाद है। क्योंकि लोग बाग तो जो सोचते हैं कि बड़ी संघर्ष के बाद सफलता मिली है, अब सोशल मीडिया पे आग लगानी है, आग। मेरे को मैं ये मानता हूं कि सोशल मीडिया में मैंने जो डाला है वो भी इसलिए नहीं डाला कि मेरे को आग लगानी है। हुआ यूं कि बहुत सारे लोगों को मेरा नॉर्मली मैं सोमराज बिश्नोई लिखते हैं हर जगह नाम, और जो लिस्ट में नाम है या फिर मेरा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में नाम है वो केवल सोमराज है। जी, तो बहुत से लोगों को लगा कि क्या यह सोमराज वही है, तो वो बार बार उन्होंने बोला कि हम आपको बार बार परेशान कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि आप है कि नहीं, एक बार आप फेसबुक आईडी पे अपडेट करो। वो अपडेट होने के बाद बहुत से लोगों को उसके बाद पता चला, उन्होंने ये भी कहा कि दूसरे लोगों को पता तो चले कि आप इस सफलता तक गए हो। आजकल आप गांव में मोटिवेट करना चाहते हो तो ये एक तरीका भी है। जी, नहीं बिल्कुल होना भी चाहिए। तो उस सोशल मीडिया का भी अगर सकारात्मक यूज करना चाहें तो ये बहुत अच्छा है। आप इसीलिए मैंने बोला कि आपको लिमिटेड, आपका दिमाग पे आपका कंट्रोल है जी, उतने में आप सोशल मीडिया यूज कर दे, जो कर रहे हो करो, लेकिन दिमाग का कंट्रोल आपसे छीन रहा है, उस टाइम आप सोशल मीडिया को बंद कर दीजिए, क्योंकि आप खुद ही मोटिवेट नहीं है, दूसरों को मोटिवेट कैसे करेंगे। जी, जी, तो वो मेन चीज है, सोशल मीडिया से दूर रहना, मोबाइल से दूर रहना। दूसरी चीज, जितने सारे दूसरे कोई डिस्ट्रैक्शंस है, और यदि आपके डिस्ट्रैक्शन कोई दूसरे वाला संभालने वाला है तैयारी के दौरान, तो उनको बोलिए कि प्लीज मेरा ये थोड़े डिस्ट्रैक्शन रखिए जी, मेरे को तैयारी करनी है, उसके बाद आपके वाले मेरे को दे देना जी। तो ये 2-3 चीजें हैं, और इसमें मैंने आपको पहले बोला, वैसे मैंने बहुत चीजें, मैं मानता हूँ सी में आपको ये केवल कंटिन्यूटी भी नहीं है, आपको एग्जाम फेस करने का करेज भी होना चाहिए जी। जैसे डी से केवल डेडिकेशन ही नहीं है, आपको डिटर्मिनेशन होना पड़ेगा, डिसिप्लिन होना पड़ेगा। लेकिन मेरे 3 में आपने जो CDP बोला, उस 3 CDP में C फॉर कंटिन्यूटी, D फॉर डेडिकेशन एंड P फॉर पॉजिटिविटी। क्या बात, इन 3 चीजों से सफलता आपके कदमों को चूमेगी। बिल्कुल सोमराज जी, कई बार ऐसा होता है और आपके केस में भी ऐसा हुआ कि आप इतनी अच्छी रैंक के साथ देश की बहुत बड़ी और प्रतिष्ठित एग्जाम को क्रैक कर पाए, लेकिन आपके उन ग्रामीण परिजनों को, उन खेत में काम करने वाले परिजनों को पता ही नहीं है कि ये एग्जाम क्या है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। मुझे एक प्रसंग याद आता है, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व उपराष्ट्रपति जो अब इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत, उनके
जीवन का एक बहुत रोचक प्रसंग है कि भैरू सिंह जी जब मुख्यमंत्री बन गए थे तो वो रात को देर तक घर आते, सुबह जल्दी चले जाते, और लेकिन उनकी एक आदत थी कि भले ही उनकी माँ देर रात को जब वो घर आते तो सो गई हो, लेकिन वो माँ से मिल करके ही सोते थे। तो जब वो देर को घर आते तो माँ बहुत चिंतित रहती थी कि टाइम पर रोटी खाइए कौन खाइए, कि वो भूखो थिसाई बैठे उसी। तो एक दिन वो माँ से रहने गया तो माँ बोली, मैं ध्यान चाहूंगा आप सभी का, माँ बोली भैरू तू ओ के काम पकड़े है, अब कौन सी नौकरी करे लागो कि न आबा को ठिकाणो या न जाबा को ठिकाणो, इना बढ़िया तो कोई बाणिया की नौकरी कर ले तो। राजस्थान के मुख्यमंत्री को उसकी माँ कह रही है कि इना बढ़िया तो कोई बाणिया की नौकरी कर ले तो, जो टाइम पर रोटी तो खा ले तो, घरों टिफिन ले जाते और शाम का 5 टाइम पर खा ले तो। यही आप वाले केस में वो है, और ये रियल अचीवमेंट है गाँव का। और इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रतिभाएं गाँव में पैदा होती है, शहरों में तो सिर्फ उनकी मंडियाँ लगती है। जी, उसमें जैसे पेरेंट्स को बिल्कुल जितने ग्रामीण प्रवेश से आते हैं, बहुत कम लोगों के पेरेंट्स को पता होता है कि उनको पढ़ाई कैसे करनी है, क्या करनी है। वो कहते हैं कि यदि तुम अच्छा कर रहे हो तो हम आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, नहीं कर रहे हो तो 3-4 साल बाद आप वापस आके यहीं बैठ जाना, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तो उसमें क्या होता है, किसी एक इंस्टीट्यूट का, ये भी कहते हैं वरना फिर मैं बराबर खेत में काम करवाऊंगा। वो हमारे बोलते हैं पावड़ो दे दूं पावड़ा कस्सी जो होता है वो पकड़ा देंगे, वो करो, बिल्कुल ठीक है। तो उसमें ये होता है कि एक किसी इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होता है, उसका बहुत बड़ा रोल होता है जी। उसको पूरा मेंटर करना है, गांव से आया है, गांव की मेंटेलिटी क्या है जी, उसको जानना है। उसको जान करके इसको कहाँ तक ये मेंटेलिटी जानोगे, उसके बारे में आप पूछोगे, उससे आप 1-to-1 इंटरेक्शन करोगे तो आपको पता चलेगा ये कहाँ तक जा सकता है जी, इसकी कैपेबिलिटीज क्या है। उसको बाहर लाना एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का रोल होता है। बिल्कुल। और वो रोल मैं ये मानता हूं कि वो कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का रोल यदि इस टाइप का बन गया, उसने अपने आप को इस टाइप से ढाल लिया जी, तो ये मेरा भारत फिर से सोने की चिड़िया बनेगा। क्या बात। और मैं ये चाहता हूं, इसके लिए मैं बहुत मेहनत करने को तैयार हूं जी, कि 2050 तक मेरा भारत सोने की चिड़िया बने। क्या बात। और खुदा करे आप जैसे हर युवा का यही सपना हो। तो ये मेरा इतनी एक छोटी सी कहानी है जी, और मेरे को सफलता तक ले जाने में इस कहानी का इसके इर्द गिर्द मेरी पूरी कहानी घूमी है जी। सोमराज जी, अब आप IES में 7th रैंक के साथ आगे बढ़ चुके हैं और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी में आप असिस्टेंट डायरेक्टर बनेंगे। अब ये पद क्या है और इसकी जिम्मेदारियां क्या हैं, क्योंकि बहुत बार गाँव की प्रतिभाओं को पता ही नहीं होता कि आपकी जिम्मेदारियां क्या रहेगी, आपका जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा और क्या इसका कैडर रहेगा। तो थोड़ा सा इस बारे में भी स्पष्ट करें। जो इंजीनियरिंग सर्विस होते हैं उसके थ्रू जितने भी रिक्रूट होते हैं उनको डिपार्टमेंट्स मिलते हैं जी, कैडर का सिस्टम नहीं होता इसमें। तो जैसे इसमें सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, ये एक मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर बॉडी है जी, उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर मिलेगा जी। उसमें क्या रोल क्या होता है, जैसे जैसे अभी पहले इनिशियल स्टेज में सबसे पहले 6 महीने की ट्रेनिंग होती है जी। ट्रेनिंग के बाद आप फील्ड ट्रेनिंग होती है और 2 साल का प्रोबेशन रहता है जी। प्रोबेशन के बाद जितने रीजनल डिस्पैच सेंटर्स होते हैं, क्योंकि आज हम ये सुनते आ रहे हैं कि 1 नेशन 1 ग्रिड जी, तो उसमें रीजनल डिस्पैच सेंटर है, कितना लोड किसको जाना है, कितना पूरा आपने जो बात कहा कि पहले दूध का हिसाब रखने वाला आप इलेक्ट्रिसिटी का हिसाब रखें जी, तो इसका मेन एकदम गांव की भाषा में जाके बोले तो यही है कि किस क्षेत्र में कितनी इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, उसको रेगुलेट करना, उसके लिए कोई नई ट्रांसमिशन लाइन लानी है, नए कोई प्रोजेक्ट लाने हैं, उसके बारे में डिस्कस करना। ये सब कहें तो एक एनर्जी नीड को कंप्लीट करने के लिए ये सब चीजें ये इंजीनियर संभालते हैं जी। और मैं इंजीनियर्स को हम लोग गांव के लोगों में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की बात करें तो 3-4 टर्म समझ में आती है कि ये लाइनमैन है, ये AEN है, ये JEN है, ये XEN है। तो ये असिस्टेंट डायरेक्टर किसके इक्विवेलेंट है? इक्विवेलेंट टू ये इसके AEN से ऊपर रहता है, XEN। हाँ, AEE बोलते हैं उसको, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जी। तो ये उसकी पोस्ट रहती है जी, उसमें वो काम कर रहे हो जी। तो ये कहें कि जितने गांव के लोग सुनते हैं उसके एक ऊपर की पद है ये जी, जो नाम उन्होंने सुन रखे हैं उनसे एक पद ऊपर है जी। नॉर्मली लोग कभी XEN से कोई गांव का आदमी मिलता नहीं है, वो मैक्सिमम AEN तक मिलता है, ज्यादा से ज्यादा, हाँ AEN तक ज्यादा से ज्यादा JEE, और उसके बाद AE से ज्यादा मिल पाता है, वो AE के आगे नहीं मिलता है। तो इस पोस्ट के थ्रू जो आपको इसमें जो आपको पोस्ट मिलेगी वो उस AEN के ऊपर की पोस्ट है जी।
लेकिन आप तो गांव के लोगों से मिला करेंगे। जी, गांव हम वो ऐसे होता है कि मैं गांव के लोगों के पास जाऊंगा मिलने के लिए, उनको आपके पास नहीं आना पड़ेगा, आप उनके पास आप जाएंगे। मैं उनके पास जाऊँ। हम देश के सेवक हैं जी, सेवक देश की सेवा करते हैं। सेवा करने के लिए आपको जनता के पास जाना पड़ेगा। यदि जनता आपके पास आ रही है तो वो जनता की मुसीबत है जी, आपकी सेवा नहीं है, वो जनता की मुसीबत हो रही है जनता को वहां तक आने में लिए। क्या बात है। तो जनता को मुसीबत ना हो इस तरह से सेवा करें हम देश के लिए। जी जी, तो देश बिल्कुल बहुत आगे बढ़ेगा। देश के हर अफसर की सोच आपके जैसी हो जाए तो इस देश को सोने की चिड़िया बनने से, विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब सोमराज जी, एक अंतिम प्रश्न करना चाहूँगा जहाँ से आपने शुरुआत की थी। जी, मैंने कहा जब शुरू में आपसे प्रश्न किया कि आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं, तो आपने ये कहा कि मुद्दा ये नहीं है कि मैं क्या बन गया, मुद्दा ये था कि गांव से बाहर निकलने की सोचना, और वहीं से सारी बातों की शुरुआत होती है। तो गांव में अब भी बहुत सारे गुदड़ी के लाल हैं, बहुत सारे खेतों में गड़े हुए मतीरे हैं, बहुत सारे धूल में पड़े हुए हीरे हैं, बहुत सारे ऐसे नगीने हैं जो किसी खेत के मुंडे पर बैठे हैं, आंखों में सपने भी हैं, लेकिन गांव छोड़ने का, घर छोड़ने का या तो हौसला नहीं हो पाता या परिस्थितियां इजाजत नहीं दे पाती हैं। तो ऐसी गांव की प्रतिभाओं को आप लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज ये है कि आपको सबसे पहले आप प्रतिभा हैं ये आप खुद जाने जी, और उस खुद अपने आप को पहचाने। मेरा ये हर उसमें ये रहता है कि खुद को जो पहचान लेगा वो बहुत, कोई भी आदमी 100% नहीं पहचान पाता है। यदि किसी ने 50% भी पहचान लिया तो उस, यदि आपने पहचान लिया, और केवल एक कंडीशन है, फाइनेंशियल कंडीशन, वो हर किसी की मेरी तरह नहीं होती। विवेकानंद की मानित मैं कौन हूं, ये सवाल खुद ही को खुद ही से करना पड़ेगा और खुद ही जवाब देना पड़ेगा जी। तो उसमें यदि आपकी केवल फाइनेंशियल कंडीशन वाला मैं आपको फैक्टर में, उसका सॉल्यूशन क्या है जी, वो मैं आज के दिन नहीं बता सकता जी। कोई संस्थाएं आगे बढ़ के उनकी हेल्प करती है तो अच्छी बात है। आपकी भी किसी संस्था ने हेल्प की थी? मेरी आज तक इसमें पहले 12th तक किसी ने नहीं की जी। पीसीपी ने क्या किया, मेरे को जो टारगेट के टाइम मेरी जो फीस थी उसको आधी कर दी थी, 50% पे किया था मेरे को, तो मेरी उस टाइम की फी 50% लगी थी। तो उस तरह यदि कोई संस्थाएं आगे बढ़ के हेल्प करती है और वो वहाँ पे प्रतिभाएं हैं और संस्था ने फाइनेंशियली हेल्प की जी, तो वो किसी दिन देश को संभालेंगे। और उनको देश के संभालने से होता क्या है, कोई भी बंदा जमीन से उठ के जाता है तो उसको ये पता रहता है कि जमीन का स्तर क्या है। क्या बात। यदि उड़ने वाले लोग ऊपर चले जाएंगे तो उनको नहीं पता कि जमीन कितनी नीची है। क्या बात। तो उस हिसाब से गांव की प्रतिभाएं देश के विकास को एसिलरेशन के लिए, आगे तेज गति बढ़ाने के लिए गांव की प्रतिभाएं बहुत जरूरी है जी। दूसरी जो चीज एक मैं मानता हूं कि कुछ गांव की प्रतिभाएं क्या करती है कि मैं स्कूल में टॉपर हूं इसलिए मैं सब कुछ हूं जी, या मैं स्कूल में टॉपर नहीं हूं इसलिए मैं कुछ भी नहीं। मैं आपको मेरा अपना बताऊंगा कि मैं आज तक किसी भी स्कूल का टॉपर नहीं रहा। आप तो बिल्कुल एवरेज रिकॉर्ड के रहे हैं। 10th में महज 77%, हाँ। 12th में भी 83% जी। तो मैं कभी एकदम ऐसे नहीं रहा है कि मैं एकदम ऊपर वाला, एकदम हाई लेवल का हूं जी। मेरी इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कंटिन्यूटी सबसे रही है। कंटिन्यूटी ने क्या किया, ब्लॉक्स बनाते गए, ग्रो करते गए वो ब्लॉक्स। नीचे मेरा बेसिक नॉलेज था, उसके ऊपर मेरा एडवांस नॉलेज जुड़ता गया और मेरे को सीढ़ियां बनती रही अपने आप, और उसको मैं मुकाम तक पहुंचता गया जी। तो ऐसे ही जो गांव में इस बेसिस पे जज मत करो कि मैं क्लास में किस पोजीशन पे हूं जी। यदि आपको लगता है आप कर सकते हो जी और आपके फैमिली आपको साथ देने को तैयार है तो गांव से बाहर निकलिए जी। पढ़ाई करने से आदमी का दिमाग खुलता है जी। जरूरी नहीं, आज के दिन मैं नहीं मानता कि जो गांव से, यदि गांव सारे के सारे शहर आ गए जी तो क्या सरकारी नौकरी नहीं लग सकते वो जी, या फिर ऑफिसर नहीं बन सकते जी। पर पढ़ाई से क्या होता है, यदि मैं आज के दिन ऑफिसर, मेरा अच्छा किस्मत था या मेरी मेहनत और किस्मत दोनों ने मेरा साथ दिया, मैं बन गया। नहीं भी बनता तो मैं एक अच्छा आदमी बन के वापस गाँव में जाता। क्या बात। तो जो पढ़ाई है वो एक अच्छा आदमी बनाती है जी, और अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए एक अच्छा आदमी का होना जरूरी है, ना कि एक अच्छा केवल नाम का अधिकारी होने का जी। तो मेरा यही मैसेज रहेगा कि आपको अच्छा आदमी बनना है तो आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। खेती बाड़ी आप वापस जाके भी कर सकते हैं। यदि आपके पेरेंट्स आपकी हेल्प कर रहे हैं तो आप इनिशिएटिव लीजिए, और शहर में आके ये मत कीजिए कि दूसरे के देखा देखी में बर्बाद होने का जो फंडा चलता है उसको नहीं करना है। क्या बात। आपके पेरेंट्स, जब मैं ये मानता हूँ कि मेरे वहाँ का जो ये एक फैक्ट है कि मेरे वहाँ का टेम्परेचर 49-50 डिग्री रहता है जून जुलाई में, और उस टाइम भी मेरे मम्मी पापा काम कर रहे हैं।
यदि मेरे गांव से कोई आएगा तो उसके मम्मी पापा भी उसी 50 डिग्री के टेम्परेचर में काम करेंगे। तो आप ये सोचिए कि उनका जो खून है वो पसीना बन रहा है। यदि किसी का खून पसीना बन रहा है और आप किसी ऐसे ही मस्ती में बहा रहे हो तो मत आइए। लेकिन यदि आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, आपको अच्छा आदमी बनना है, तो मेरा मानना है कि गांव में स्कूलें हैं लेकिन उससे थोड़ा बाहर झांकिए। आपका दिमाग का सोचने की क्षमता बढ़ेगी, पर्सपेक्टिव बड़ा होता है, तो उससे आदमी ग्रो करता है। मेरा इतना सा मैसेज है ये सब लोगों के लिए। धन्यवाद बहुत बहुत। क्या बात है सोमराज जी। एक कवि ने लिखा है कि जो संघर्षों की भट्टी में पलते जाएंगे वही दुनिया का सांचा बदलते जाएंगे। आप संघर्ष की भट्टी में तप करके सोना कुंदन बनकर के बाहर निकले हो, गांव की प्रतिभाओं के लिए बहुत बड़ी मिसाल बने हो। उम्मीद है ये साक्षात्कार देख करके और भी बहुत सारे सोमराज जी तैयार होंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके भावी सफल जीवन के लिए। आप एक अच्छे अफसर बनकर के देश की सेवा करें, गाँव की सेवा करें, गरीबों की सेवा करें, ज़रूरतमंदों की सेवा करें। और जैसा कि आपका सपना है 2050 तक ये भारत फिर से सोने की चिड़िया बने, विश्व गुरु बने। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा यही मानना है कि ईमानदारी हर जगह रखो, हर चीज़ में ईमानदारी रखो। पढ़ाई में आप कर रहे हो उसमें भी ईमानदारी रखो, तो आप ईमानदारी के दम पे आगे बढ़ सकते हो। और दूसरा मेरा ये मानना है कि इस इंटरव्यू को देख के यदि कोई एक भी बच्चा कुछ बनने की ठानता है तो मैं ये मानता हूँ कि मेरी ज़िंदगी सफल हो चुकी है। जो मेरा ये इंटरव्यू मैंने दिया है, या फिर मैं ये मानता हूँ कि मेरी ज़िंदगी के जो एम है उसमें से मेरा एक एम कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।